आद्या ने बताया शादी का सच। पहले कहानी के शुरू में एक सवाल, क्या कहानी पसंद नहीं आ रही सभी को? देखिए, आप सब सपोर्ट करते हो तो लिखने का आनंद दुगना हो जाता है। तो प्लीज जनाब मुझे अपने मन की बताए जरूर। अब कहानी पे आती हूँ। चाची ने कहना शुरू किया, ये जो तुम्हारी प्यारी बीबी है ना आद्या, इसके कारनामे बताने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। ये आद्या शकल से भोली दिखती है पर असल में उतनी ही चालाक है। ये घर के भीतर मृत्युंजय राठौर की प्यारी बीबी बनकर रहती है और घर से बाहर कदम रखते ही ये सड़क छाप लड़के की। छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। स्मक स्मक कंफ्यूज्ड फेस। मुझे कहने में इतनी शर्म नहीं आ रही, पर इस लड़की को खुलेआम ये सब हरकतें करने में शर्म नहीं आई। माया की बात सुनकर दादी जोर से बोली, माया होश भी है क्या बोल रही हूँ? और किसके लिए बोल रही हो? ... मुझे पता है माँ, आप सबको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए सबूत भी है मेरे पास इस लड़की के खिलाफ कि ये क्या गुल खिला रही है सबको और क्या क्या धोखा दे रही है हम सबको... दादी माया की बातों पे गुस्सा होते हुए बोली, पाउटिंग स्मक जो भी है साफ साफ बताओ... उद्धरण चिन्ह। माँ, मैं आज अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ जरूरी मीटिंग करके लौट रही थी तो तभी मेरी गाड़ी एक कैफे के पास आकर रुकी। मैंने ड्राइवर को कोल्ड ड्रिंक्स लाने को कहा। ड्राइवर के जाते ही मैं गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लगी और अनायास ही मेरी नज़र एक प्रेमी युगल पे पड़ी जो एक दूजे में इस कदर खोए हुए थे कि उनको अपने आसपास किसी के होने का कोई होश नहीं था। वो दोनों एक दूजे की बाहों में बांधे डालकर खोए हुए थे और... आगे मैं बता मुंह से नहीं बता पाऊंगी, आप सब ये फोटो देख लीजिए। ऐसा कह के माया ने अपना फोन दादी की तरफ कर दिया और बोली, माँ, वो प्रेमी युगल में जो लड़की थी वो कोई और नहीं, आपकी प्यारी बहू आद्या थी जो एक लड़के के साथ बीच बाजार हमारी इज्जत का मजाक बना रही थी। दूसरी ओर माया के फोन में सभी लोग फोटो देखने लगे। वहीं मृत्युंजय ये सब सुनने के बाद चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें अंगारे निकाल रही थीं, फिर भी वो अपना गुस्सा जब्त करके बैठ गया, कुछ न बोला। सभी लोग एक एक करके फोन आगे बढ़ाते गए और सब फोटो को देखने के बाद आद्या को देखने लगे। आद्या बेचारगी से मृत्युंजय को देखकर आंखों में आंसू लेकर अपनी गर्दन हिलाकर न बोल रही थी, रश्ड फेस फ्यू। मृत्युंजय ने एक जलती सी निगाह आद्या पे डाली और गुस्से से माया चाची को देखने लगा। आद्या की निगाहें अभी भी मृत्युंजय पे थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे सबके सामने खुद को सच्ची साबित करें। डिसअपॉइंटेड सब लोग आद्या को देख रहे थे। तब दादी ने दादाजी से आंखों ही आंखों में कुछ कहा, उसके बाद अपनी जुबान खोली। ये सब का है आद्या? ये फोटो और माया की बातें क्या ये सच हैं? क्या तुम उस लड़के के साथ? दादी इतना ही बोली कि बीच में शांति बुआ बोली, माँ, जब माया भाभी ने इतना बड़ा सबूत सबको दिखा दिया, वो इतनी देर से सब बता रही है, तो अब इस बेशर्म लड़की से तो कुछ पूछना ही नहीं बनता। स्मक पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने इसको। स्मक वैसे तो बड़ी भोली बनने का नाटक करती है, पर देखो कैसे सबको बेवकूफ़ बना रही थी इतने दिनों से। पाउटिंग और मृत्युंजय, तुझे इस लड़की का धोखा देना नहीं दिख रहा था? और तेरी नाक के नीचे वो हमारे घर की इज्जत को भरे बाजार उछाल रही थी। पाउटिंग बुआ जी ने हद से ज्यादा जहर उगलते हुए कहा। पाउटिंग बुआ की बातों पे कोई कुछ बोलता उससे पहले ही दादी बोली, शांति, क्या तुम चुप रहोगी थोड़ी देर? दादी ने गुस्सा करते हुए कहा, फिर वापस आद्या की ओर देखकर बोली, तो बोली आद्या, क्या ये सच है? हमको सच आपके मुंह से सुनना है, और अगर सच है तो आप इस घर में मृत्युंजय के साथ क्या कर रही हैं? और अगर सच नहीं है तो वो लड़का कौन था और इस फोटो का सच क्या है, बताओगी हमको? यहाँ खड़ा हर इंसान तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता है।
बेशक माया ने हम सबको बता दिया है और कुछ फोटो दिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी हमको और तुम्हारे दादू को यहाँ खड़े हर इंसान से ज़्यादा उम्र का तजुर्बा है और हमने अपने जीवन में सच के भी दो दो पहलू देखे हैं, तो हमको आप सब से ज़्यादा चीज़ों की परख है। कई बार सच वो नहीं होता जो हमको दिख रहा होता है, कई बार सच वो होता है जो हमारी आंखों के आगे ही होता है पर हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए आद्या, हम आपसे सच जानना चाहते हैं और सच जो भी हो आप बेझिझक बताइए। आद्या ने नम आंखों से नजर उठाकर ऊपर देखा, फिर दादी के चेहरे को देखकर भरे गले से बोलो, दादी चाची जो कह रही हैं वो आधा सच है। हाँ, ये सच है कि चाची ने मुझे एक लड़के के साथ गले लगे हुए देखा, पर उसके साथ ये गलत है कि हम उसके साथ भरे बाजार गलत कर रहे थे। वो जिस एंगल से पिक लिया गया है वो तरीका ही गलत दिखा रहा है हमको। और रही उसके साथ गले लगने की, वो अब हमारा एक अच्छा दोस्त है बस, और उसी हैसियत से उसने मुझको गले लगाया पर लोगों ने उसको गलत दिखा दिया। आद्या बोली, अब अच्छा दोस्त है, इस बात का क्या मतलब है बहुरानी जी, जरा बताओगी? स्मक स्मक शांति जी ने मुंह बिचकते हुए कहा, उसका नाम दिलीप है और वो वही लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली थी, पर बाद में आपके बेटे मृत्युंजय ने आकर उसकी जगह ले ली और मेरी और मृत्युंजय की शादी हो गई। आद्या ने बहुत ही आराम दूर खड़े मृत्युंजय को देखते कहा। आद्या की बात सुनकर दादी बोली, पर बेटा, जो लड़का आपको मंडप में दुल्हन बने छोड़ गया था और तुमसे शादी करने से मना करके तुमको रोता हुआ छोड़कर चला गया, अब तुम उस लड़के से एक मित्रवत व्यवहार कैसे रख सकती हैं? दादी की बात सुनकर आद्या ने मृत्युंजय को देखा जो उसी को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला दहक रही थी, पर फिर भी उसकी आंखों में देखते हुए आद्या ने कहा, वो जरूर तो नहीं जो सच सबको बताया गया हो सच ही हो, सच कुछ और ही हो। क्या पता दिलीप छोड़ के ही न जाना चाह रहा हो, उसे किसी ने मजबूर किया हो सकता है उसके माँ बाप वो न करना चाहते हो जो उन्होंने किया, क्या पता वो भी उनसे करवाया गया हो, क्या पता सच को फेर कर आप सबके सामने बताया गया हो और सच कुछ और ही हो। ... उद्धरण चिन्ह। और हो तो ये भी सकता हो कि मैं दिलीप से शादी खुशी खुशी कर रही हूँ पर मृत्युंजय से शादी जबरदस्ती किसी दबाव में की हो। आद्या की ऐसी गोलमोल बातें सुनकर सब असमंजस से कभी आद्या को देखते कभी मृत्युंजय को। दूसरी ओर मृत्युंजय तो उसे इतनी गर्म जलती आंखों से देख रहा था कि उसका बस चलता तो वो अभी आद्या को कच्चा खा जाता। पाउटिंग पाउटिंग फायर फायर। दादी बोली, क्या बात है बेटा, हमने पहले ही कहा है जो भी है सच सच बताओ, इस तरह गोल गोल बात करने की जरूरत नहीं है। आद्या ने गहरी सांस ली और बोली, दादी, अगर मेरी जुबान पे लगा ताला खुल गया तो मेरे घर वालों की मुसीबत का भी ताला खुल जाएगा। अगर मैंने सच बता दिया तो उसकी सजा मेरे घर वाले भुगतेंगे, इसलिए मैं चाह कर भी किसी को सच नहीं बता सकती। ... आद्या को बेबस देख दादू बोले, बेटे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी दादी ने कहा है न, और फिर मैं खुद आपको वादा करता हूँ आपकी फैमिली के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में किस बात का डर है और किसकी वजह से डर है, पर हम वादा करते हैं आपके परिवार को हम केक नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारी तरफ से आपको। पर जो भी सच है बेटा वो हमको बताओ। नो माउथ फेस, नो माउथ फेस। आद्या ने डरते हुए एक नज़र मृत्युंजय पे डाली और फिर अपनी आंखें बंद करके बोली, दादी दादू, जिस लड़के का नाम लेके चाची मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं वो और मैं दोनों ही मजबूर कर दिए गए थे शादी न करने को। आद्या, सच तो मुझे पहले से पता था, आधा सच अब पता लगा था। और बेशक हम लोग उस फोटो में सबको गले मिलते दिख रहे हैं, पर असल में हमारे मन में कोई पाप नहीं था। वो एक सच्चे दोस्त की तरह मेरे गले लगा क्योंकि उस दिन हुई बातें बहुत भावुक कर देने वाली थी, इसलिए बस एक सहारे के लिए वो मेरे गले लग गया। और हमारी शादी का सच कोई नहीं जानता। हमारी शादी का सच ये है कि ये शादी किसी की मर्जी नहीं बल्कि एक तरह से जबरदस्ती करवाई गई है।
आद्या ने बिना आंखें खोले अपने मन में बोला, आज जो ये लोग मुझे सपोर्ट करने खड़े हैं, आज सच बता दिया तो ये सब खुद अपने बेटे से मुझे और मेरे परिवार को बचा लेंगे, तो आज सच बता दिया तो किसी को कुछ नहीं होगा। मुझे इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना, मुझे आज सच बताना ही होगा। मैं बता दूंगी, उसके बाद ये लोग खुद संभाल लेंगे। इस विचार करके आद्या बोली, दादी मेरी शादी तो अच्छी खासी दिलीप से हो रही थी, सब बहुत खुश थे कि अचानक सब बदल गया। अचानक ही दिलीप के घर वालों ने और दिलीप ने शादी करने से मना कर दिया था। उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग शादी के लिए क्यों मना कर रहे हैं, पर बाद में पता चला कि आपके जय ने उन लोगों को धमकी दी थी और उनको बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया था ताकि वो अपने बेटे की शादी मुझसे न करवाए, और वो फिर भी न माने तो उनको आपका जय किसी झूठे केस में जेल में डलवा देता, और उनको अपने बेटे की चिंता हुई, इसलिए उन लोगों ने अपने बेटे को अपनी जान देने की बात कहकर ये शादी न करने को कहा। दिलीप ने मजबूरी बस अपने माँ बाप की बात माननी पड़ी क्योंकि शर्त हो ऐसी थी। और उसके बाद जब मैं मंडप में बैठी थी अकेली और लोगों ने बातें बनाना शुरू किया, उसी टाइम आपके जय ने हीरो की तरह एंट्री मारी और मेरे माँ बाबा को भरोसा दिलाकर मुझसे शादी के लिए तैयार कर लिया। आद्या ने उसके बाद का सारा सच सबके सामने बता दिया और लास्ट में बोली, मेरे माँ बाबा को इस आदमी ने भावनाओं में लेके मजबूर कर दिया, उनके आगे अच्छे बनने का नाटक करके मुझसे शादी के लिए मना लिया और जाने अनजाने में उनसे कुछ पेपर साइन करवा लिए कि अगर मैंने ये शादी तोड़ने की कोशिश की या फिर उन लोगों ने शादी तोड़ने या वो नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो मृत्युंजय उन लोगों को 40 करोड़ का फाइन लगा देगा और नहीं भर पाए तो जीवन भर उनको जेल में ... इतना कहते कहते आद्या फूट फूट कर रोने लगी। रश्ट फेस आगे बोली, मुझे तो चारों तरफ से मजबूर कर दिया गया था, मुझे सच पता है, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकती। आद्या रोते रोते वही घुटनों के बल बैठ गई। तभी उसके पास दादी आई। दूसरी ओर दादी आद्या को खड़ा करके मृत्युंजय के पास गईं और जोर का थप्पड़ उसके गाल पे लगाकर बोली, आज तक जय हमने तुम्हारी हर बात मानी, किसी बात का कभी विरोध नहीं किया, पूरे घर ने तुम्हारा गुस्सा झेला, तुम्हारी जायज और नाजायज सब बातें मानी ... पर यहाँ तो तुमने हद ही कर दी। एक लड़की से तुमने जबरदस्ती शादी की है और उसके होने वाले दूल्हे को तुमने पैसों से धमकाकर शादी से भगा दिया और फिर उसके बाद ये 40 करोड़ का फाइन। पाउटिंग शर्म नहीं आए आपको ऐसा करते हुए? क्या संस्कार दिए हैं हमने तुमको? बताओ जय, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, बढ़ाओ। ओ, दादी ने जोर से चिल्लाकर कहा। मृत्युंजय ने गुस्से से जलती आंखें जिनमें अभी शोले दहक रहे थे फिर भी नजरें झुका कर बोला, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, दिल के हाथों मजबूर था। इस आद्या से पहली बार में ही प्यार कर बैठा था। इसको पहली बार एक होटल के कॉरिडोर में मिला था, वहीं से इसको मिला और उसी पल मैंने आद्या से शादी करने का फैसला कर लिया और अपने प्यार को पाने के लिए मैंने ये सब किया। मृत्युंजय ने साफ शब्दों में अपनी बात कह दी। दादू आगे आकर बोले, अगर प्यार था तो इसके घर वालों से पेपर साइन क्यों करवाए, ताकि दादी इसको सच पता लग जाए तो उसके बाद ये मुझे छोड़ के न चली जाए। वो बस आद्या को डराने के लिए ही थे, असल में ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। उम्मीद करते हैं जय तुम जो कह रहे हो वो सच हो, और हमारे पीठ पीछे कुछ भी गलत करने का सोचा भी तो हमारा और अपनी दादी दोनों का मरा मुंह भी नहीं देख पाओगे, समझे? दादू ऐसा कह के वहां से चले गए। तभी मृत्युंजय के मम्मी पापा दोनों आगे आए और बोले, जय तुम ऐसी घटिया हरकत कर सकते हो? तुमने कभी किसी की इज्जत नहीं की, कम से कम इस रिश्ते की तो इज्जत करते। वो लोग इतना ही बोल पाए तभी जय आगे आकर बोला, ओ प्लीज आप दोनों तो चुप हो रहो, ये हक मैंने आप दोनों को नहीं दिया तो जबरदस्ती मुझ पे माँ बाप वाला रोब न झाड़ो। जो ईशान खुद अपनी बीबी को नहीं संभाल पाया वो मुझे क्या ज्ञान देगा? स्मर्क एस्टोनिश्ड फेस, पहले जाकर खुद के अंदर झांको, क्यों आपकी पत्नी आपको? जय इतना कहते कहते रुक गया।
खैर पाउटिंग स्मर्क मुझे बताने के लिए दादी दादू हैं आप लोग मेरे मामले में न बोलो। और मिस्टर राठौर आप अपनी इस पत्नी पे भी ध्यान दो न कि मुझ पे नहीं। मृत्युंजय ने गुस्से में इतना ही कहा। पाउटिंग पाउटिंग की दादी मृत्युंजय को टोकते हुए बोली। जय, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? पाउटिंग अनअम्यूज्ड, क्या यही सिखाया है हमने आपको? और मीरा वो माँ है तुम्हारी, कितनी बार समझाए कि उनसे तमीज से बात किया करो। पाउटिंग दादी मैंने भी कितनी बार कहा है आप लोगों से, नहीं मानता मैं इनको अपने माँ बाप। अरे मेरी माँ तो पहले ही। अरे मुझे तो माँ शब्द से ही नफरत है, कितनी बार कहूँ। मृत्युंजय ने आंखों में नमी और गुस्से से कहा। एंग्री। और इतना कह के गुस्से से वहां से चला गया। आद्या जो इतनी देर से ये सब सुन रही थी वो आश्चर्य से मृत्युंजय को देखने लगी और खुद से मन ही मन बोली, आखिर ये दानव है क्या चीज? मतलब इसको किसी भी रिश्ते की कोई कदर नहीं है क्या? अपनी माँ से भी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था और अपने पिता को वो पिता। कैसा इंसान है ये दानव, इसको अपने ईगो में कुछ नहीं दिखता। एंग्री एंग्री, पाउटिंग पाउटिंग, स्मर्क स्मर्क, ऐसे विचार उसके मन में चल रहे थे और उसी तरह चेहरे पे एक्सप्रेशन बदल रहे। स्मर्क, एस्टोनिश्ड फेस, पाउटिंग, अनअम्यूज्ड, एंग्री थे। जय के जाते ही दादी माया चाची और शांति बुआ दोनों को टारगेट करके बोली। हमको लगता है अब आप लोगों को तसल्ली हो गई होगी। आद्या का सच जानकर स्मर्क स्मर्क, एंग्री एंग्री, और जो लोग आद्या के चरित्र पे अंगुली उठा रहे थे शायद उनके लिए इतना तमाशा बहुत था या कुछ कसर रह गई हो तो वो पूरी कर देंगे जय को वापस बुलाकर। आज के बाद फिर कभी किसी ने आद्या के बारे में बिना सच जाने कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश भी की न तो हम उसको घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। दादी के इतना बोलते ही माया और शांति दोनों वहां से अपना मुंह बनाते हुए चली गई। स्मर्क स्मर्क, एंग्री। उनके जाते ही दादी ने सबको अपने अपने रूम में जाने को कहा, बस आद्या को रुकने को कहा। सबके जाने के बाद दादी और दादू आद्या को अपने रूम में ले गए। आद्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों दादी दादू उसे अपने रूम में लेके आए हैं। वो अपने ही विचारों में मग्न होकर उनके पीछे आ रही थी। नो माउथ फेस। रूम में आने के बाद आद्या को दादी ने अपने वाली चेयर पे बैठने को कहा और खुद भी उसके सामने वाली चेयर ले बैठ गईं। दादू भी पास में ही बैठ गए। देवकी जी ने दादी ने कहा, आद्या हमको आपको कुछ बताना है और आपसे कुछ पूछना है, आप हमको सच सच बताना। आद्या, जय बचपन से ऐसा नहीं था जब उनकी मम्मा थी उनके पास, पर उसकी माँ के जाने के बाद से ही जय ऐसा हो गया है। उसकी माँ की वजह से ही जय सभी औरतों से नफरत करता है। वो तो हम थे और शांति थी जिसकी वजह से जय के अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बची है, नहीं तो उनकी माँ ने जो किया उससे तो जय पूरी तरह टूट ही गया था। आद्या दादी की बातों से आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखों को खोलती बंद करती, फिर परेशान ही होकर अपने पतले गुलाबी होठों को खोलकर बहुत खामोशी से बोली, दादी आप कह रही है थी, मेरा मतलब मृत्युंजय की माँ थी। आप ऐसा क्यों कह रही हूँ, जबकि मेरा माँ तो। वो इतना कह के चुप हो गई, रिलीव्ड फेस। दादी उसकी ओर देखकर बोली, मीरा जय की माँ नहीं, उसकी मौसी है, उसके पापा की दूसरी पत्नी, उसकी माँ की बहन। उसकी माँ तो नीलम थी। दादी आगे बोलने को अपने होंठ खोल पाती उससे पहले ही दादू बोले, देवकी जी हम जरा बाहर होकर आए, हमें जय से कुछ बात करनी है, साथ ही समझा कर आते हैं कि आद्या के साथ कुछ भी ऐसा न करे जिससे हमको दुख पहुँचे। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, जाए वेज तो हम खुद उनके पास जाने वाले थे यार, अभी आप जाओ। दादी ने फिर से कहना शुरू किया, नीलम वैसे तो बहुत अच्छी माँ और बहुत अच्छी पत्नी थी, कभी ऐसा नहीं किया जिससे हमको उससे परेशानी हो। जय की जान बसती थी उसमें, और जय भी उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था। सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक से हम सबको आकर बोलती है कि वो किसी और से प्यार करने लगी है और अब अपना आगे का जीवन उसी के साथ जिएगी।
हम सब के लिए तो ये सुनकर धक्का सा लगा। अभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक लड़का आया और बोला कि हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। नीलम ने एक बार भी न सोचा, वो हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। जय तो उसके पीछे बहुत भागा, उसके साथ जाने के लिए बहुत रोया, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हम सबको छोड़ उस अजनबी के साथ जा चुकी थी। जय और मुदिता दोनों बहुत छोटे थे। जय को तो हमने और शांति ने जैसे तैसे करके संभाल लिया था, पर मुदिता के लिए मां का होना जरूरी था। जब जय के नाना ने विनती की, हम अपनी बड़ी बेटी के किए पे बहुत शर्मिंदा है, पर आप ठीक समझे तो छोटी बेटी मीरा आपके घर आपकी बहू बनकर आ जाएगी, तो बच्चों को मां मिल जाएगी और आपके घर को आपकी बड़ी बहू मिल जाएगी। उनकी बात हमको और आपके दादू को ठीक लगी, इसलिए हमने मीरा की शादी करवा दी हमारे बेटे से। हमारा घर तो संभाल लिया था, मीरा ने बच्चे भी मीरा के साथ खुश थे, पर जय को इस बात का बहुत गहरा धक्का लगा और वो इस वजह से अपने बाप से भी वैर पाल बैठा। और मीरा को तो उसने अपने आसपास भी नहीं भटकने दिया। माँ का दर्जा तो दूर की बात। यही वजह है बेटा कि जय ऐसा बन गया है, पर आज भी उसके मन में वो पहले वाला जय जिंदा है। वो कहीं ना कहीं वापस आ सकता है अगर कोई उसके बराबर टक्कर दे और उसे समझने की कोशिश करे। बेटा, आपके ऊपर कोई वर्डन तो नहीं डाल रहे। जय के साथ रहना न रहना आपकी मर्जी। अगर आप जय के साथ नहीं रहना चाहती तो कोई आपको रोकेगा नहीं, और जय की तरफ से निश्चिंत रहो, वो कुछ नहीं करेगा किसी को। पर अगर तुम रुक जाती और रुककर उससे उसी की भाषा में बात करके उसे फिर से पहले वाला जय बनाने में हमारी हेल्प करती तो हमको बहुत अच्छा लगता। खैर बेटा, फैसला आपका ही होगा। अब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, आप अपना फैसला खुद ले सकती हो। दादी ने गहरी सांस लेकर आद्या को बहुत प्यार से निहारते हुए कहा। दादी की बात सुनकर आद्या कुछ बोल नहीं पा रही थी। मृत्युंजय का पेस्ट जानकर उसको एक तरफ बहुत दुख हो रहा था, वहीं दूसरे उसके गुस्से को देखकर उसकी आंखें बंद सी हो गई। वो वही खड़ी खड़ी सोचने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसको सोचता देख दादी बोली, आद्या पूरी रात है आपके पास, आप जल्दी में कोई फैसला ना करें, आपके पास पूरी रात है, आज शांति से सोचकर फैसला लेना। आपका जो भी फैसला होगा वो हमको खुशी खुशी मंजूर होगा। अभी आप जाओ, रूम में आराम करो, और जय कुछ कहें आपसे तो आप हमको बुला लेना। जाओ आप, आपके दादू भी आते होंगे। आद्या हल्के से मुस्कुराकर गर्दन हिलाकर हाँ बोली और अपने रूम की तरफ जाने लगी। तो ये दानव इस वजह से दानव, इसलिए इंसान से दानव बना। पर उसके साथ भी तो गलत हुआ है, बेचारे मासूम बच्चे से उसकी माँ ने ही उसकी खुशी दूर कर दी। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो कैसे अपने बच्चों को रोता छोड़ गई किसी दूसरे आदमी के लिए। कैसे, बेचारा वो मासूम सा बच्चा। आद्या अपने आप में विचार कर रही थी। उसके पग धीमे धीमे आगे बढ़े जा रहे थे अपने रूम की तरफ। अनायास ही उसे ध्यान आया, ये मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे उस दानव से हमदर्दी क्यों हो रही है। वो है ही इसी के लायक दानव कहीं का। एंग्री स्मग बचपना में उसकी माँ ने उसकी खुशियाँ छीनी, तो बड़ा होकर वो सबकी खुशियाँ छीन ले, ये कैसा न्याय है। नहीं, मैं उसके साथ अब एक पल नहीं रुकूंगी, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा मौका है, दादी दादू मुझे आराम से उस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद करवा देंगे और मैं खुशी खुशी इस घर को छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी, और अपने घर जाकर खुशी खुशी सबको सच बता देंगे। उसके बाद बाबा फिर से मेरी शादी दिलीप से करवा देंगे। रिलीव्ड फेस स्माइल। आद्या विचारों से मग्न होते हुए अपने रूम में आई। उसे अभी होश नहीं था कि वो जय की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन है, तो वो चाह कर भी इस घर को नहीं छोड़ पाएगी।
आद्या मृत्युंजय के गुस्से से अनजान कमरे में आई तो मृत्युंजय ने आते ही उसका हाथ पकड़ा और था पकड़कर उसका हाथ जोर से पकड़कर दीवार से टीका कर बोला, क्या समझती हो खुद को? पाउटिंग पाउटिंग तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो न? घर वालों को शादी का सच बताकर तुम इस सच से नहीं बच पाओगी कि तुम अब मेरी बीवी हो और अभी भी तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है। तो मेरी बीवी होकर कैसे तुम किसी गैर मर्द के करीब आने की कोशिश कर सकती हो? कैसे तुम उस दिलीप के गले लग सकती हो? पहले ही कहा था न कि शादी से पहले कुछ भी किया हो पर शादी के बाद मैं ये हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम तो वजाया मेरी बात याद रखने के मेरे ही घर वालों को मेरे ही खिलाफ करने चली थी। मृत्युंजय ने अपनी पकड़ आद्या के हाथ की कलाई पे जोर कसते हुए अपने दांत पीसकर कहा, पाउटिंग पाउटिंग ग्रिमस ग्रिमस। वो इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से नहीं था, उसकी आंख गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसके माथे की नसें तनी हुई थी। वो गुस्से में आद्या की कमर को दबाने लगा। आद्या को बहुत दर्द हो रहा था, वो दर्द से चटपटा रही थी पर मृत्युंजय को आद्या के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आद्या जैसे ही अपना जोर लगाने की कोशिश करती जय का गुस्सा उतना ही तेज हो जाता। वो उतने ही दबाव के साथ आद्या पे हावी हो रहा था। आद्या अभी उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी तो वो बस कैसे भी करके उससे छूटना चाह रही थी पर मृत्युंजय के गुस्से और बल के आगे आद्या कुछ नहीं कर पा रही थी। काफी कोशिश करने पर भी आद्या जब मृत्युंजय की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाई तो उसने मृत्युंजय के पैर पे जोर से अपने पैर से मारा। आद्या की इस हरकत ने उसके गुस्से में घी डालने का काम किया। पाउटिंग पाउटिंग फायर फायर फायर। मृत्युंजय ने गुस्से में जलती जना आद्या पे डाली फायर फायर। पाउटिंग पाउटिंग और बिना आद्या को कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पे ले जाकर पटक दिया। आद्या को जय की हरकत पे इतना गुस्सा आया कि वो अभी कुछ कहने के लिए उठी, लेकिन अभी ठीक से बैठ पति उससे पहले ही जय खुद बेड पे कूद गया और आद्या के ऊपर पूरा बैठते हुए बोला, बोलो कहाँ जाओगी? पाउटिंग पाउटिंग। मृत्युंजय ने अपने पैरों से आद्या के पैरों को दबा लिया थे और अपने हाथों से आद्या की कलाइयों को गद्दे पे दबाया हुआ था। आद्या गुस्से से भभक ढाई थी पर कुछ कर नहीं पा रही थी। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। मृत्युंजय अपना चेहरा आधा के चेहरे के बिल्कुल ऊपर लाकर बोला, अब बोलो, घर वालों के आगे तो बहुत बोल रही थी। पाउटिंग पाउटिंग। और भागने का तो मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। मैंने पाउटिंग पाउटिंग स्मर्क स्मर्क एंग्री बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही थी न अभी, और बहुत मुंह खुल रहा था न तुम्हारा नीचे। जरा एक बार मेरे सामने खोलकर तो दिखाओ। आद्या मृत्युंजय से दूर होने की अभी भी कोशिश कर रही थी और कोशिश करते करते उसने गुस्से में मृत्युंजय को बोला, तुम्हारी माँ ने। आद्या इतना ही बोल पाई कि मृत्युंजय ने आद्या के पतले मुलायम होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। वो गुस्से में आद्या के होंठों को चूसने लगा। उसका गुस्सा था या वो आद्या को बोलने से रोकने के लिए वो ऐसा कर रहा था, आद्या के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था। मृत्युंजय की पकड़ आद्या के बदन पे बढ़ती ही जा रही थी, आधा जय की करीबी से कशमशा रही थी पर अभी वो कुछ कर नहीं पा रही थी। मृत्युंजय की सॉलिड बॉडी के आगे आद्या का नाजुक शरीर कुछ नहीं कर पा रहा था। जय आद्या के करीब होता जा रहा था। गुस्से में उसकी गिरफ्त आद्या के पूरे बदन पे बढ़ने लगी। आद्या रात को मृत्युंजय से किसी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो इस जबरदस्ती की शादी में बंद कर नहीं रहेगी। आद्या बहुत सोचने समझने के बाद बाहर जाने को हुई कि उसके फ़ोन पे दिलीप का फ़ोन आया। आद्या ने फ़ोन देखा, फिर आसपास देखा। मृत्युंजय अभी वॉशरूम में था। आद्या बालकनी में आकर फ़ोन उठाकर बोली, क्या है दिलीप, तुम मुझे यहाँ फ़ोन क्यों कर रहे हो? कितनी बार कहा है घर होने पे फ़ोन ना किया करो। दिलीप बोला, सारी यार, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए कर लिया। दिलीप माफ़ी मांगते हुए बोला। फोल्डेड हैंड्स। आद्या ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं ठीक हूँ।
और सब ठीक है और घर वालों ने कहा है मैं चाहूँ तो अपने घर जा सकती हूँ। इसके बाद आद्या ने सारी बात बता दी। फिर आद्या बोली, दिलीप बोला तो तुम उस घर को छोड़कर अपने घर वापस जाने की सोच रही हो? आद्या ने बहुत फुर्ती से जवाब दिया, हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ और अपने घर जाऊंगी और उनको भी सच बता दूंगी तो वो खुद मेरा रिश्ता तोड़ देंगे। इस दानव कुमार से स्मर्क पाउटिंग आद्या ने मुंह बनाकर कहा। दिलीप थोड़ा नाटकीय अंदाज में बोला, आद्या तुम पागल हो। जहाँ तक मुझे पता है तुम मृत्युंजय की प्रॉपर्टी की 50% की मालकिन हो। उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, तो अब तुम ऐसे उसके घर से जाने की बात कहोगी तो उसको ये नहीं लगेगा कि तुम लालची हो और उसके पैसों को लेकर भाग रही हो। और दूसरा आद्या, अभी तुमने मृत्युंजय का घर छोड़ भी दिया तो भी अभी तुम्हारे घर वाले हमारी शादी नहीं करेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। इस मृत्युंजय की वजह से मेरी नौकरी चली गई थी और मैं अब बहुत अच्छी नौकरी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता हो। और उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद कोई भी कंपनी मुझे अच्छे ओहदे पे जॉब दे देगी, तब तुम उस घर को छोड़ना। तब तक तुम वही रहो। आद्या भी मना करने को हुई कि दिलीप ने बीच में ही रोक दिया। आद्या बेमन से बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में इस दानव के साथ, मुझे अभी इस घर को छोड़ना है। और अभी तो दादी दादू दोनों मेरे साथ हैं। फिर आद्या बोल ही रही थी कि पीछे से मृत्युंजय ने आकर फोन ले लिया और गुस्से के सख्त एक्सप्रेशन के साथ फोन अपने कान से लगाकर बोला, मेरी बीबी को आज के बाद फोन करने या मिलने की कोशिश की तो फिर अपने पैरों पे चलने लायक नहीं बचोगे और बात करने के लिए जुबान नहीं बचेगी। इतना बोला कर बिना हाना सुने फोन काट दिया और आद्या के बाजू से पकड़ के अंदर खींच लाया। पाउटिंग मृत्युंजय गुस्से में अपने दांत भींच कर बोला, मेरी वाइफ होने के साथ साथ मेरी प्रॉपर्टी की आधी मालकिन हूँ, इसलिए अच्छा मौका देखकर भाग जाना चाहती हूँ। है न पाउटिंग फायर तो तुमको याद दिला दूँ, मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन होने के नाते न तो तुम इस घर से जा सकती हो और न ही मैं जाने दूंगा। रही बात दादी की तो वो ये बात भूल रही हैं, पर उनको याद दिलाते ही वो खुद कुछ नहीं कह पाएंगी। मैं इस घर से जाऊंगी या नहीं ये फैसला तुम नहीं करोगे, मैं खुद करूंगी। आद्या गुस्सा होते हुए बोली, पाउटिंग स्मर्क। मृत्युंजय ने आद्या को टेढ़ा देखा और बोला, रियली स्मर्क एंड अम्यूज्ड, तो तुमको लग रहा है कि घर वालों को सच बताकर दादी दादू का सहारा लेकर तुम इस घर से चली जाओगी और मैं तुमको जाने दूंगा। स्मर्क, तो तुमको बता दूं मिसेज राठौर, तुम बेशक दादी दादू को शादी का सच बता दो और अपने घर चली जाओ। लेकिन मेरे पास एक ऐसा तीर है जिससे तुम जितने कॉन्फिडेंस से जाने की कह रही हो न तो उतने ही दुख से तुम अपने घर से वापस आने की कहोगी। आद्या बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है तो जाओ अपने घर, में नहीं रोक रहा, पर जाने से पहले जरा ये वीडियो मैं सेंड कर दूं तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई को। आई एम श्योर तुम जैसे ही अपने घर पहुंचोगी तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा वेलकम करेंगे। बस ये वीडियो भेजने का शुभ काम कर दूं। अमावस्या के चांद का चेहरा अन्यदेशीय मृत्युंजय ने डेविल स्माइल दिखाते हुए कहा। आद्या अचानक से बोली, कौन सा वीडियो? किस वीडियो की बात कर रहे हो? खुद ही देख लो, साथ ही कुछ पिक्स भी देख लो। इसके बाद मृत्युंजय ने फोन आद्या के आगे कर दिया। और अपने फोन में उसकी और दिलीप की पिक जो उसने चाची के फोन में से उसी टाइम ले ली थी जब सब आद्या और चाची की बातें सुन रहे थे, तो मृत्युंजय ने वही पिक दिखाने के बाद वो वीडियो दिखाने लगा जिसमें वो लड़का आद्या के चारित्र को बहुत गंदा बता रहा था। ये वीडियो आद्या पहले भी देख चुकी थी।
उस वीडियो और पिक को देखकर आद्या अचानक से मृत्युंजय का फोन अपने हाथ में लेके उनको डिलीट करने को हुई कि मृत्युंजय ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोला, नो मैसेज राठौर, ये तो आपके वेलकम के लिए आपके घर भेजना पड़ेगा ना। स्मर्क पाउटिंग अमावस्या के चांद का चेहरा मृत्युंजय ने गुस्से वाले फेस के साथ कहा और अपने फोन में व्हाट्सएप खोलकर आद्या के पापा का नंबर देखने लगा। आद्या ये सब देख बहुत डर गई। रिलीव्ड फेस, फेयरफुल फेस। आद्या बेशक गलत नहीं थी, पर फिर भी उसके पापा जितने अच्छे और भोले इंसान हैं और उनके आगे आद्या का इस तरह का वीडियो जाना और ऊपर से इस दिलीप से मिलने वाली बात पे उसके पापा और भैया सब उसी को गलत समझेंगे। क्योंकि घर वाले तो दिलीप को गलत समझते हैं, उसी को लालची और धोखेबाज इंसान समझते हैं। मृत्युंजय को तो वो सभी एक भला आदमी समझते हैं जिसने सही टाइम पे आकर उनको बचा लिया बदनामी से। इसलिए अगर ये वीडियो उसके घर वाले देखने तो पता नहीं क्या होगा। उसके पापा तो वैसे ही रोज बीपी की दवाई खाते हैं, ऐसे में आद्या उनको किसी तरह की टेंशन नहीं दे सकती थी। वो खुद में ये सब सोच रही थी। आद्या थोड़ा आराम मगर थोड़ा तेज आवाज में बोली, मृत्युंजय प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही इसी घर में रहूंगी। मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी बात मानकर इस घर में रहूंगी। पर प्लीज मेरा पापा को कोई टेंशन नहीं मिलनी चाहिए। नहीं। मृत्युंजय ने आद्या के गालों पे लुढ़क आए आंसू देखे और तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अनअम्यूज्ड, बस एक शर्त पे नहीं भेजूंगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर, मैं पर अपनी लड़ाई मुझसे लड़ो, मेरे पापा को बीच में मत लाओ, उनको किसी तरह की टेंशन मत दो। आद्या ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए मृत्युंजय से कहा। मृत्युंजय बोला, पहले शर्त सुन तो लो, उसके बाद शर्त स्वीकार करना, नहीं तो ऐसा न हो तुमको मेरी शर्त बाद में मंजूर न हो। उद्धरण चिन्ह। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? आद्या ने बिना किसी भाव के कहा। तो मेरी शर्त ये है कि तुम